वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025 विषय हिंदी का पेपर हम करने वाले हैं कक्षा 9वीं का, जो आपका 5 फरवरी को होने वाला है। उसका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके जितने भी आपके पेपर होने वाले हैं वार्षिक परीक्षा के, वो इसी यूट्यूब चैनल पे उनके पेपर अपलोड किए जाएंगे, तो आपको उनके वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला जो पेपर होने वाला है आपका हिंदी विषय का होने वाला है कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा, आपकी 5 फरवरी से शुरू होने वाली है, आप सभी को पता है। टोटल क्वेश्चन हिंदी के पेपर में आपके 23 प्रश्न आएंगे। समय आपको 3 घंटे का मिलने वाला है। 75 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सामान्य निर्देश आपको कुछ इस प्रकार से परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो आप इन निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न आता है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर के आपके प्रश्न आते हैं, चलिए देख लेते हैं इनको। पहला जो प्रश्न है आपका पूछा गया है, सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि हैं। ठीक है, सूरदास जो है किस भक्ति शाखा के कवि हैं ये आपको बताना है। तो आपका आ ऑप्शन आता है राम भक्ति, बा ऑप्शन आता है आपका कृष्ण भक्ति, सा ऑप्शन आता है आपका प्रेम मार्गी शाखा, और द ऑप्शन आता है आपका ज्ञान मार्गी शाखा। तो प्रश्न क्रमांक एक का आपका सही उत्तर क्या जाएगा, कृष्ण भक्ति शाखा। बा ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। दूसरा देखते हैं। दूसरा है आपका प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है। ठीक है, आ ऑप्शन है आपका जायसी, बा ऑप्शन है आपका कबीरदास, सा ऑप्शन है आपका मीराबाई, और द ऑप्शन है आपका रसखान। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न में आपका सही उत्तर क्या जाएगा, रसखान। ठीक है, द ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा आपसे पूछा गया है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो आ ऑप्शन है आपका समास, बा ऑप्शन है आपका संधि, सा ऑप्शन है आपका व्यंजन, और द ऑप्शन है आपका स्वर। तो प्रश्न क्रमांक 3 का आपका सही उत्तर क्या जाएगा, संधि, यानी कि बा ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट है आपका चौथा, हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग किसे माना जाता है। ठीक है, तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे। आ ऑप्शन आपका रीतिकाल, बा ऑप्शन है आपका वर्तमान काल, सा ऑप्शन है आपका वीरगाथा काल, और द ऑप्शन है आपका भक्ति काल। तो हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग माना गया है भक्ति काल को। द ऑप्शन आपका इस प्रश्न का सही उत्तर रहने वाला है। अगला आता है आपका पांचवा, जहां किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो परंतु हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां कौन सा अलंकार होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपका आ ऑप्शन है श्लेष अलंकार, बा ऑप्शन है आपका उपमा अलंकार, सा ऑप्शन है आपका यमक अलंकार, और द ऑप्शन है आपका रूपक अलंकार। तो प्रश्न क्रमांक 5 का आपका सही उत्तर क्या जाएगा, यमक अलंकार, यानी कि सा ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है आपका छठा, तिब्बत में सबसे खतरे की जगह कौन सी है। तो आ ऑप्शन है आपका डांडे, बा ऑप्शन है आपका तिड्री, सा ऑप्शन आपका भिंटे, और द ऑप्शन आपका थोइला। तो इसमें आपका सही उत्तर क्या जाएगा, डांडे। ठीक है, आ ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहने वाला है। तो इस प्रकार से आपके सही विकल्प जो पूछे गए हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। 6 सही विकल्प आपसे पूछे गए थे, 6 मैंने आपको बता दिए हैं। अगला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 आता है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। चलिए देखते हैं इनको। पहला है आपका, महाकाव्य में जीवन का रिक्त स्थान चित्रण होता है। तो आप सभी को पता है कि महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है। ठीक है, संपूर्ण चित्रण होता है। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा, संपूर्ण चित्रण होता है। दूसरा है आपका, दुष्ट व्यक्तियों के साथ आदर्श रिक्त स्थान भी होते हैं। तो दुष्ट व्यक्तियों के साथ आदर्श पात्र भी होते हैं। ठीक है, पात्र भी होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है पात्र। तीसरा है आपका, मात्रिक छंद का उदाहरण क्या है। तो मात्रिक छंद का उदाहरण हो जाएगा आपका दोहा। ठीक है, दोहा जो है मात्रिक छंद का उदाहरण है, तो दोहा इसका राइट आंसर आपको लिख देना है। चौथा है आपका, अनुभूति के पक्ष का संबंध कविता के रिक्त स्थान के स्वरूप से है। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है भावात्मक। क्या लिखना है, भावात्मक। ठीक है, भावात्मक, इसमें आपको राइट आंसर लिख देना है। नेक्स्ट आता है आपका पांचवा, लेखिका महादेवी वर्मा के बाबा फारसी और रिक्त स्थान भाषा के जानकार थे। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है संस्कृत। लेखिका महादेवी वर्मा के बाबा फारसी और संस्कृत भाषा के जानकार थे। ठीक है, तो इसमें आपको राइट आंसर क्या लिखना है, संस्कृत। नेक्स्ट आता है आपका छठा, गधे का एक छोटा भाई भी है, उसका नाम रिक्त स्थान है, तो उसका नाम है बेल। क्या है, बेल। ठीक है, तो बेल आपका इसमें राइट आंसर रहने वाला है। तो इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला आता है आपका सही जोड़ी बनाकर लिखिए। ठीक है, 6 नंबर की आपकी सही जोड़ी आएगी। चलिए देखते हैं इनको। पहला है आपका इंद्र का पर्यायवाची, तो इंद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सुरपति। ठीक है। दूसरा है आपका प्रेमचंद के फटे जूते, तो इसको मैच करना है आपको हरिशंकर परसाई से। तीसरा है आपका लेखक की नज़र अटक गई, तो इसमें आपको राइट आंसर क्या लिखना है? जगदीश चंद्र माथुर। चौथा है आपका उल्लू बनाना, तो उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? मूर्ख बनाना। पांचवा है आपका निरोग, तो निरोग में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि हो जाएगी। और छठा है आपका रीढ़ की हड्डी, तो रीढ़ की हड्डी में आपको राइट आंसर लिखना है राहुल सानकृत्यायन। ठीक है, चा वाले ऑप्शन से आपको मैच करना है, सामने ही लिखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी 6 नंबर की। इसी प्रकार से आपको परीक्षा में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4। निम्नलिखित प्रश्नों के एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला है आपका लेखक के अनुसार प्रेमचंद किसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे, तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है अपनी पत्नी के साथ। किसके साथ? अपनी धर्म पत्नी के साथ आपको लिखना है। ठीक है, अपनी पत्नी के साथ, ये आपको पहले प्रश्न के अंदर राइट आंसर लिख देना है। दूसरा आता है आपका हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा गया है, तो हिंदी का उपन्यास सम्राट कहा गया मुंशी प्रेमचंद को। ठीक है, प्रेमचंद को, प्रेमचंद, इसमें राइट आंसर आपको लिखना है। तीसरा है आपका चरण सरोज पखारन लागे में कौन सा अलंकार है, तो इसमें आपको अनुप्रास अलंकार लिख देना है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार इसमें राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट आता है आपका चौथा, मनुष्य ईश्वर को कहाँ ढूंढता फिरता है, तो मनुष्य ईश्वर को मंदिर मस्जिद में ढूंढता फिरता है। ठीक है, मंदिर और मस्जिद में। ठीक है, मंदिर और मस्जिद में। नेक्स्ट आता है आपका बालू के सांपों में कौन सा अलंकार है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा? रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार, इसमें आपको राइट आंसर लिख देना है। ठीक है, रूपक अलंकार। नेक्स्ट आता है आपका छठा, टीला खड़ा होना मुहावरे का अर्थ लिखिए, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? कठिन कार्य। ठीक है, कठिन कार्य। ठीक है, कठिन कार्य, इसमें आपको राइट आंसर लिख देना है। तो इस प्रकार से आपके एक शब्द या एक वाक्य में जो उत्तर थे प्रश्न क्रमांक 4 में, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। पांचवा प्रश्न आता है आपका सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। ठीक है, 6 नंबर के क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इनको। पहला है आपका राम स्वरूप की पत्नी का नाम प्रेमा था, तो असत्य हो जाएगा इसमें। ठीक है, पहले में आपको असत्य लिखना है। दूसरा आएगा आपका झूरी बेलों को देखकर गदगद हो गया, तो ये बिल्कुल सत्य है आपका। ठीक है, सत्य, इसमें आपको राइट आंसर लिखना है। तीसरा है आपका मोटाई शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो तीसरे में भी सत्य हो जाएगा। ठीक है, सत्य। चौथा है आपका अड़ियल शब्द का अर्थ हटी है, तो ये भी बिल्कुल सत्य बात है आपकी। ठीक है, इसमें भी आपको सत्य लिखना है। पांचवा है आपका छंद को पढ़ने का प्रवाह लय कहलाता है, तो ये भी आपकी सत्य बात है, इसमें भी आपको सत्य लिखना है। ठीक है, और छठा है आपका राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास है, गलत बात। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी हैं, जबकि जो सूरदास जी हैं वो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है, इसलिए इसमें आपको असत्य लिखना है। ठीक है, असत्य। तो इस प्रकार से आपके सत्य असत्य यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए, इस प्रकार से वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब आएंगे आपके प्रश्नोत्तर, 2-2 नंबर के प्रश्न आते हैं, उनको देख लेते हैं। इन सभी के उत्तर मैं आपको बताऊंगा, तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करते रहना है। चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। हथकड़ियों को गहना क्यों कहा जाता है, और इसका अथवा दे रखा है अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, 2 नंबर का ये प्रश्न है आपका, प्रश्न क्रमांक 6। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो उत्तर है वो आप देख लीजिए। ये इस प्रकार से आपका राइट आंसर होने वाला है प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर आप देख लीजिए। साथ ही में जो अथवा वाला क्वेश्चन है उसका भी आप राइट आंसर देख लीजिए। ठीक है, सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बताऊंगा, तो आपको अच्छी तरह से इनको याद कर लेना है। प्रश्न क्रमांक 6 के अथवा का राइट आंसर ये रहने वाला है। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7, 8 और 9। ठीक है, तो इनको पढ़ते हैं पहले। प्रश्न क्रमांक 7वां है आपका कबीरदास के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए, और इसका अथवा है आपका कवि रसखान के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 7वां रहने वाला है ये। प्रश्न क्रमांक 8वां आता है आपका काव्य किसे कहते हैं, उनके भेदों के नाम लिखिए, और इसका अथवा है दोहा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए।
नेक्स्ट आएगा आपका प्रश्न क्रमांक 9, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए और इसका अथवा है महाकाव्य और खंड काव्य में कोई दो अंतर लिखिए। ठीक है, ये भी आपका 2 नंबर का प्रश्न रहने वाला है। तो प्रश्न क्रमांक 7, 8 और 9 इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हम देख लेते हैं। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 7वें का उत्तर जो है वो आपकी स्क्रीन पर ये है। प्रश्न क्रमांक 7वें का उत्तर इस प्रकार से रहने वाला है, कबीरदास के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, 2 विशेषताएं आपको दे रखी है, तो आपको इनको अच्छी तरह से याद कर लेना है। साथ ही में प्रश्न क्रमांक 7 का जो अथवा है उसको भी आप देख लीजिए। कवि रसखान के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं आपको बतानी है। यहाँ पे 3 दे रखी है, तीनों में से कोई से भी आप 2 याद कर सकते हैं। ठीक है, ये 7वें का अथवा रहने वाला है। नेक्स्ट अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8वां, काव्य किसे कहते हैं, काव्य के भेद के नाम आपको बताना था। तो प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर इस प्रकार से रहने वाला है, ये काव्य की परिभाषा हो जाएगी। इसके 2 भेद होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। ठीक है, तो इस प्रकार से 8वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं 8वें का जो अथवा था, दोहा छंद किसे कहते हैं, परिभाषा उदाहरण आपको बताना था। तो परिभाषा आपकी दे रखी है और उदाहरण आपको दे रखा है। प्रश्न क्रमांक 8वें का अथवा ये हो जाएगा। ठीक है, 8वें का अथवा रहने वाला है, देख लीजिए आप। प्रश्न क्रमांक 9वें का उत्तर जो है इस प्रकार से रहने वाला है, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा, प्रकार और उदाहरण। ठीक है, तो आप देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 9वें का उत्तर। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9वें का अथवा, खंड काव्य और महाकाव्य में आपको अंतर बताना था कोई 2। यहाँ पे 7 दे रखे हैं, 7 में से कोई से भी आप 2 याद कर सकते हैं जो आपको अच्छे लगे। ठीक है, ये 9वें का अथवा रहने वाला है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10वां। प्रश्न क्रमांक 10वां है आपका, भक्ति काल के 2 कवि एवं प्रत्येक की 2-2 रचनाओं के नाम लिखिए। अथवा वाला पूछा गया है, रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिखिए। ठीक है, 11वां प्रश्न आता है आपका, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए और इसका अथवा पूछा गया है, मात्रिक छंद किसे कहते हैं, किसी एक मात्रिक छंद का नाम लिखिए। 12वां प्रश्न आता है आपका, गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए और इसका अथवा है, एकांकी की 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 10, 11 और 12 इनके उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 10वें का उत्तर आप देख लीजिए, भक्ति काल के 2 कवियों के नाम एवं उनकी रचनाएं। यहाँ पे 4 दे रखें, चारों में से कोई से भी आपको 2 याद कर लेना है। 10वें का उत्तर रहने वाला है ये। साथ ही में जो 10वें का अथवा था उसको आप याद कर लीजिए, रस किसे कहते हैं, रस के 4 अंग आपको बताना था, तो 4 अंग यहाँ पे दे रखे हैं। 10वें का अथवा ये रहने वाला है। अगला आता है आपका 11वां प्रश्न, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, प्रकार और उदाहरण। तो आपका 11वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने है, आप इसको याद कर लीजिएगा। 11वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है ये। साथ ही में 11वें का जो अथवा है वो भी आप देख लीजिए, मात्रिक छंद किसे कहते हैं और उनके प्रकार आपको बताना था, तो यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, 11वें का अथवा ये रहने वाला है। 12वें प्रश्न का उत्तर जो है इस प्रकार से रहने वाला है, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं आपको बतानी थी। नाटक हो जाएगी, एकांकी, निबंध, कहानी, उपन्यास, समालोचना। ठीक है, इस प्रकार से रहने वाली है, आप लिख सकते हैं। और 12वें का अथवा जो था उसका आंसर भी आप देख लीजिए, एकांकी की 2 विशेषताएं आपको बतानी थी, ये 12वें का अथवा रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न आप देख लीजिए, तिब्बत के लोग क्या लेकर घूमते थे और इसका अथवा पूछा गया है, निपात शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 13वां प्रश्न। 14वां आता है आपका, हरिशंकर परसाई अथवा महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 14वां ये रहने वाला है। साथ ही में प्रश्न क्रमांक 15वां आप देख लीजिए, लेखिका मृदुला गर्ग अपनी नानी से क्यों प्रभावित थी और इसका अथवा है, मुहावरे एवं लोकोक्तियों में अंतर लिखिए। 16वां प्रश्न आप देख लीजिए, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ एवं वाक्यों में प्रयोग कीजिए, गदगद होना और ईंट का जवाब पत्थर से देना। ठीक है, 16वां प्रश्न ये रहने वाला है। चलिए उत्तर देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13, 14, 15 के। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 13वें का उत्तर जो है इस प्रकार से रहने वाला है, तिब्बत के लोग चाय का प्याला और हथियार साथ लेकर घूमते थे। ठीक है, 13वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है ये। 13वें का जो अथवा था उसका उत्तर आप देख लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से रहने वाला है, निपात शब्द किसे कहते हैं। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14वें का उत्तर, हरिशंकर परसाई की भाषा शैली की विशेषताएं आपके सामने हैं। ठीक है, 14वें प्रश्न का उत्तर ये रहने वाला है। नेक्स्ट आता है आपका 14वें का अथवा, महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषताएं आपको बतानी थी। ठीक है, 3 दे रखी है, कोई से भी आप 2 याद कर सकते हैं। ठीक है, 14वें का अथवा ये रहने वाला है। नेक्स्ट आता है आपका 15वां प्रश्न। 15वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने है। ठीक है, 15वें प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से रहेगा, तो आप इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट आता है आपका 15वें का अथवा, मुहावरे एवं लोकोक्तियों में कोई 2 अंतर आपको लिखना था। ठीक है, तो इस प्रकार से रखें 3 अंतर।
तीनों में से कोई सा भी दो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ये 15वें का अथवा रहने वाला है। 16वें का अथवा जो था वो आप याद कर लीजिए। ठीक है, 16वें प्रश्न में एक ही मैंने आपको बता दिया है 16वें का अथवा, तो उसको आप याद कर लीजिए। इस प्रकार से 16वें का अथवा रहने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये 16वें का अथवा ये वाला प्रश्न हो गया है। ठीक है, इसका उत्तर मैंने ऊपर आपको बता दिया है। ठीक है, ये 16वें का अथवा वाला उत्तर है। चलिए देखते हैं 17वां प्रश्न जो है वो आता है संधि व समास में अंतर लिखिए। ठीक है, और इसका अथवा है कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। ठीक है, 17वां प्रश्न। तो 17वें प्रश्न का उत्तर आप देख लीजिए। संधि एवं समास में कोई दो अंतर आपको बताना है। यहाँ पे 3 दे रखे हैं, 3 में से आप कोई से भी दो याद कर सकते हैं। साथ ही में 17वें का जो अथवा है उसका आंसर भी आप देख लीजिए। ठीक है, कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। ठीक है, इस प्रकार से 17वें का अथवा हो जाएगा। चलिए तो प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 17 तक आपके 2-2 नंबर के प्रश्न थे वो यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। अब आते हैं आपके 3-3 नंबर के प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 18वां, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। 2 दे रखे हैं, दोनों में से किसी एक पर आपको भावार्थ लिखना है। संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आपको लिखनी है। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। दोनों में से कोई सा भी आप एक याद कर सकते हैं। 19वां प्रश्न भी आपका इसी प्रकार से रहने वाला है। गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आपको करनी है। ठीक है, एक ये दे रखा है और इसका अथवा वाला ये दे रखा है। दोनों में से कोई सा भी आप एक याद कर सकते हैं जो आपको उचित लगे। 20वां प्रश्न आप देख लीजिए। यातायात के नियमों पर एक अनुच्छेद लिखिए और इसका अथवा है कक्षा में अपनी प्रिय मित्र से पढ़ाई से संबंधित संवाद लिखिए। ठीक है, ये 20वां प्रश्न का उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट आता है आपका 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आपका एक गद्यांश दे रखा है, आपको इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है ये और नीचे दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। ठीक है, इन प्रश्नों के उत्तर आपको इसी में से देखने को मिल जाएंगे, तो आपको इनको अच्छी तरह से याद कर लेना है। इसका अथवा वाला क्वेश्चन भी आता है। एक काव्यांश आपको दे रखा है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। इस काव्यांश को पढ़कर आपको ये 3 जो प्रश्न हैं आपके, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको देना है इसी काव्यांश में से। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी आप एक कर सकते हैं, गद्यांश या फिर काव्यांश। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका 22वां प्रश्न, शाला त्याग प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु विद्यालय के प्राचार्य के नाम से आवेदन पत्र लिखिए और इसका अथवा है अपने परीक्षा परिणाम की जानकारी देते हुए मित्र को एक पत्र लिखिए। ठीक है, ये 22वां क्वेश्चन होगा। 23वां और जो अंतिम प्रश्न आता है आपके परीक्षा पेपर में, निबंध आता है आपका। निम्नलिखित किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। 4 टॉपिक आपके दे रखे हैं, चारों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिख देना है। 4 नंबर का ये प्रश्न रहने वाला है। तो इस प्रकार से कक्षा 9वीं का संपूर्ण पेपर मैंने आपको बता दिया है। वार्षिक परीक्षा 5 फरवरी को जो आपका पेपर होने वाला है, कुछ इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच कर लेना है। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास और हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।